कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के हमने दो अप्रोचेज के बारे में डिस्कस किया। पहला अप्रोच क्या था? कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा अप्रोच क्या था? आर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल और आर्डिनल। तो कल हमने कार्डिनल अप्रोच के बारे में देखा, जहाँ पे हमने बोला कि एक उपभोक्ता या जो कंज्यूमर है वो वस्तु और सेवाओं के कंजम्पशन के बाद वो अपनी सेटिस्फेक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकता है, मात्रा के टर्म में। और वो उसकी नंबरिंग कर सकता है मॉनेटरी टर्म में 1 2 3 4 5। और इसका जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स होगा, ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करने का, उसको आप मेजर करते हैं यूटिलिटी यूटिल्स के टर्म में। जैसे आप किसी भी मेजरमेंट को, अगर हम मास को देखें तो केजी में आप मेजरमेंट करते हैं, और लिक्विड को देखें तो आप लीटर में मेजरमेंट करते हैं, हाइट को मीटर या फीट में मेजरमेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में आप जब बात करते हैं सेटिस्फेक्शन के मेजरमेंट की, तो आप उसको मेजर करते हैं सेटिस्फेक्शन को किसमें? यूटिल्स के टर्म में। तो जैसे आपने एक चॉकलेट खाया, तो चॉकलेट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को आप कह सकते हैं कि मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। तो ये अप्रोच कौन सा है आपका? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का है। इसका मेजरमेंट कार्डिनल यूटिलिटी हमने नंबर में देख लिया। अब सबसे बड़ी चीज, आप कोई भी चीज का कंजम्पशन करते हैं तो क्या उसको आप नंबर दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं एक आइसक्रीम खा रहा हूँ तो उस आइसक्रीम से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्या वही सेम सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा या किसी और को मिलेगा? या धनंजय को हम बात कर लें, कृष्णा को बात कर लें, या फिर किशन की बात करें, प्रियांशु, हार्दिक, सबका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग होगा। क्यों? ये साइकोलॉजिकल चीज है, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसी चीज का कंजम्पशन करके, वो जरूरी नहीं है कि वही आपको भी मिले। तो इसी चीज को अपोज करते हुए दूसरी हमारी थ्योरी आई, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हम सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में। क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे चॉकलेट अच्छा लगा, नंबर एक, और उसके बाद मुझे आइसक्रीम अच्छा लगा। चॉकलेट से अच्छा मुझे आइसक्रीम, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो किसी का प्रेफरेंस दूसरा हो सकता है, किसी और का प्रेफरेंस दूसरा हो सकता है। तो हम इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे हम क्या कर सकते हैं? रैंकिंग कर सकते हैं। लेकिन हम 10 20 30 ऐसे हम उसको यूटिल्स के टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो अब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं कि आप फिर सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करते हुए एक कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच रहा है, इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम ये जो एनालिसिस है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से और इसके बाद बजट लाइन के माध्यम से हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है या फिर इक्विलिब्रियम लेवल पे कब पहुंचता है। तो इंडिफरेंस कर्व के बारे में कोई जानता है? क्या होता है इंडिफरेंस कर्व? बताओ। दो लाइन अलग अलग जाते हैं कहाँ? एक गढ़वा रोड, एक शेखपुरा, कहाँ जाएंगे? चलो, इंडिफरेंस कर्व, इसको हिंदी में तटस्थता वक्र कहते हैं। तो तटस्थ का मतलब है, इंडिफरेंस का मतलब है कि आप चाहे पोजीशन ए पे हैं चाहे पोजीशन बी पे हैं, आपको सेम स्तर पे माना जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे तटस्थता वक्र यानी इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता जब दो वस्तुओं का कंजम्पशन करता है, तो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को देखा जाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन को देखते हैं। और हर एक कॉम्बिनेशन से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो संतुष्टि मिलता है, हम कंसिडर करते हैं कि वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है। तो चाहे कॉम्बिनेशन ए पे रहे, चाहे कॉम्बिनेशन बी पे हो, सी पे हो, कोई भी कॉम्बिनेशन, जब दो वस्तुओं की हम बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो आपका एप्पल और बनाना, हम दो वस्तु ले लेते हैं, और एप्पल की कुछ क्वांटिटी ले लीजिए, कुछ क्वांटिटी आप बनाना की ले लीजिए। तो अब इसमें क्या करेंगे? जब इसका सेटिस्फेक्शन लेवल मेजरमेंट करेंगे, आपने
10 क्वांटिटी एप्पल का ले लिया और 15 क्वांटिटी बनाना का ले लिया, इससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और आपने 5 क्वांटिटी एप्पल का ले लिया और 20 क्वांटिटी बनाना का ले लिया, यानी आपने क्या किया, कॉम्बिनेशन को चेंज कर दिया, इसके क्वांटिटी को कम किया, दूसरे क्वांटिटी को बढ़ा दिया। तो ये जो सीक्वेंस हो रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन ए या फिर कॉम्बिनेशन बी, पहले वाले कॉम्बिनेशन में आप रहिए या फिर दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में, जो संतुष्टि का स्तर होगा वो समान होगा। तो इसको कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र। ये दो वस्तुओं के उपभोग के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जहां पे एक उपभोक्ता समान स्तर की संतुष्टि लेवल पे या फिर स्तर पे होता है। तो इंडिफरेंस कर्व ये क्या है, कर्व है। तो हम क्या कहते हैं इसको, कर्व है। तो रेखा चित्रीय प्रदर्शन है जहाँ पे हम, या फिर रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, हम जहाँ पे दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाते हैं जो एक उपभोक्ता कंज्यूम कर सकता है और समान स्तर की संतुष्टि को प्राप्त करता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व समझ में आया आया। अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, यहाँ पे हम एप्पल की कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं, यहाँ पे हम बनाने की कुछ क्वांटिटी ले लेते हैं, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे पॉइंट ए हम ले लेते हैं, तो कुछ क्वांटिटी बनाना की होगी, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एप्पल की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म में A1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम B1 ले लेते हैं। यहाँ पे आप आ जाइए A2, और यहाँ पे B2। ठीक है, यहाँ पे ये हम ले लेते हैं B पॉइंट। पॉइंट ए पे कुछ क्वांटिटी बनाना की है और कुछ क्वांटिटी एप्पल की है। इसी इंडिफरेंस कर्व पे, इसको हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, पॉइंट बी पे कुछ क्वांटिटी बनाना की है और कुछ क्वांटिटी एप्पल की है। आप चाहे इस पॉइंट पे रहिए चाहे इस पॉइंट पे रहिए, जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको वो समान होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समान जो इंडिफरेंस कर्व है सेम ही इंडिफरेंस कर्व पे है, कहीं आप ऊपर या फिर नीचे पे पोजीशन पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर बनाना का क्वांटिटी कम हुआ तो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस वजह से आप कहीं ना कहीं दोनों कॉम्बिनेशन में अगर एक की क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी की बढ़ रही है, तो इस वजह से जो आपका सेटिस्फेक्शन का स्तर है उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये आपका इंडिफरेंस कर्व हो गया। अब इंडिफरेंस कर्व का फीचर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व अच्छा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो हमारा एजम्पशन है कि दो वस्तुओं को इसमें हम कंसीडर करते हैं, दो वस्तु, ठीक है। इसके अलावा एक कंज्यूमर है, ये हम एज्यूम करते हैं कि वो अभी तक सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है, यानी अभी मैक्सिमम संतुष्टि के स्तर पे वो नहीं पहुंचा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो उसका सेटिस्फेक्शन का स्तर है हम रैंक कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करती है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, पहला पहला प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है जो इसका शेप है, ये जो इसका टेंजेंसी पॉइंट है ये आपका ओरिजिन की तरफ है, इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स। एक दूसरा शेप में बना देता हूँ, ये जो शेप है इसको कहा जाता है कॉनकेव टू द ओरिजिन, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ओरिजिन के तरफ कॉन्वेक्स का शेप इसका क्यों होता है। तो कॉन्वेक्स का शेप होने का इसका रीजन है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, ठीक है। अब हमें उससे पहले MRS को समझना पड़ेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो यहाँ पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आप त्याग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने बोला A पॉइंट से आप B पॉइंट पे जा रहे हैं, A1 से A2 पे गए, तो आपने कुछ वस्तु का त्याग किया।
क्या किया है, तो जो त्याग करने की दर है वो घटती हुई होती है। अभी मैं एक टेबल बना के इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतना समझो कि जब आप किसी एक वस्तु की एडिशनल इकाई का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उसके बदले दूसरी वस्तु के कुछ क्वांटिटी का आप त्याग करेंगे। ए की कुछ क्वांटिटी आपने बढ़ाई, तो बी की कुछ क्वांटिटी को आपने कम किया। आप ए वन से ए टू पे गए, तो बी वन से कहाँ पे आ गए, तो इतना क्वांटिटी आपने बी का सेक्रीफाइस किया, त्याग किया। तो ये जो त्याग करने का जो दर है, रेट है, वो घटता हुआ होता है। अब घटता हुआ होने का मतलब है कि पहले हमने 5 इकाई का त्याग किया, फिर हमने 4 इकाई का त्याग किया, फिर हमने 3 इकाई का त्याग किया, फिर 2 1 ऐसे करते करते हम क्या कर रहे हैं, शुरू में हमने ज्यादा इकाई का त्याग किया एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन के लिए, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कम इकाई का त्याग कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि एक के बदले दूसरे का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो एक के बदले जब दूसरे का प्रयोग करेंगे, जब आप यहाँ पे एक और हम ड्रॉ कर देते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम B3 ले लेते हैं, A3। जब A1 से A3 पे गए, तो B से कहाँ पे आ गए, B2 पे। तो इस बार आपने कितना क्वांटिटी का त्याग किया, B3 से B2 का। यानी जैसे जैसे आप एक वस्तु की एडिशनल इकाई का कंजम्पशन करेंगे, दूसरी वस्तु की कुछ इकाई का आप त्याग करेंगे। तो ये जो त्याग करने का दर है, जो स्पीड है, वो क्या है, घटता हुआ है। यानी शुरू में आप ज्यादा क्वांटिटी का त्याग करते हैं और बाद में इसको कम करते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन ले लेते हैं एक बार टेबल के माध्यम से, ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। MRS, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये समझिए क्या होता है, ये वो दर है जिससे आप एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का त्याग करते हैं। ठीक है, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे पहली इकाई का कंजम्पशन किया, उस टाइम पे हमारा एप्पल एक था, तो बनाना की क्वांटिटी कितनी थी, 15। ये पहला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए फॉर बी। मतलब एप्पल के लिए आप बी की कितनी क्वांटिटी का त्याग कर रहे हैं। एक से आप 2 पे पहुंचे, तो यहाँ पे कितनी इकाई का त्याग हुआ, 5। 2 से 3 पे गए, तो यहाँ पे कितना किया, 4। 3 से 4 पे गए, तो एक और एडिशनल लिया, कितना, 3। 4 से 5 पे गए, तो 2। अब ये बताओ, ये क्या घटता हुआ दिख रहा है। यानी पहले एक इकाई के अतिरिक्त इकाई के कंजम्पशन के लिए आपने क्या किया, बनाने के 5 इकाई का त्याग किया। अगेन एक ही एडिशनल अतिरिक्त इकाई लिया आपने, और उस अतिरिक्त इकाई के लिए आप आप कितना त्याग किया, 4। पहले से कम हो गया। फिर अगली वाली इकाई, 3 से आप 4 पे पहुंचे, एक ही एडिशनल इकाई का कंजम्पशन हुआ है, लेकिन अभी कितना हो गया, ये 3 हो गया। फिर उस तरह से 2। तो यही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और यही जो घटता हुआ होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही आपका रीजन है कि इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अगर ये घटता हुआ नहीं होगा, तो किस तरह का शेप होगा, कुछ दूसरे तरह का शेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस में नहीं है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, PPC होती है, उत्पादन संभावना वक्र। अगर पढ़ा होगा, तो उत्पादन संभावना वक्र का जो शेप होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, और उसमें आप निकालते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी क्या कहता है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाई का आप त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेम वही रेट है, यहाँ पे उत्पादन के संदर्भ में है, यहाँ पे हम कंजम्पशन के संदर्भ में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्पादन में ये जो होता है MRT आपका बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, MRT आपका बढ़ता हुआ होता है, और इसके वजह से ये जो शेप है वो कॉनकेव की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, MRS आपका घटता हुआ होता है। तो घटते हुए होने की वजह से ये क्या है, आपका ये स्टेप है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 पहला क्लियर हुआ, अदिति, समझ में आ रहा है।
थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, जहाँ नहीं आए पूछ लेना। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आए पूछ लेना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी हम बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, सिंपल है। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब इसका जो ढलान होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। नीचे की तरफ होने का मतलब है ये बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, और ये क्या है, नीचे की तरफ है। अब डाउनवर्ड स्लोप का मतलब ये है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है कि जब एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का कंजम्पशन करेंगे तो दूसरी वस्तु के इकाई का आपका त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्टेप आपका नकारात्मक नहीं होगा। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। इनवर्स नहीं होता, निगेटिव रिलेशनशिप हुआ। तो निगेटिव रिलेशनशिप का मतलब एक वस्तु की इकाई का आप बढ़ा रहे हैं, तो एट द सेम टाइम दूसरी वस्तु के इकाई का आप कंजम्पशन का क्या कर रहे हैं, उपभोग कम कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि इसका जो शेप है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सिंपल, बस इतना ही है इसमें, स्लोप डाउनवर्ड। इसके बाद आप हायर इंडिफरेंस कर्व, अगला प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व shows higher level of satisfaction। IC1 इसको ले लेते हैं, IC2 ले लेते हैं, यहाँ पे IC3 ले लेते हैं, 1 2 3। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा देता है, तीसरा प्रॉपर्टी है। अब इसके पीछे रीजन क्या है। अब एक बात बताइए कि आप किसी वस्तु की 5 क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और किसी वस्तु की 10 क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किस में ज्यादा मिलेगा, 5 में मिलेगा। टोटल सेटिस्फेक्शन, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एज ए रेशनल कंज्यूमर, तर्क संगत, अगर आप कंज्यूमर की बात करें, उपभोक्ता की बात करें, तो किसी वस्तु की ज्यादा से ज्यादा इकाई का कंजम्पशन करना चाहता है, ठीक है। तो जब ज्यादा से ज्यादा इकाई का कंजम्पशन करेगा तो उतना ही ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। अब हम कल वाली बात, जैसे एक लेवल के बाद क्या होगा, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम होगा, फिर वो नीचे जाएगा। हम यहाँ पे बात कौन सी कर रहे हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टर्म में हमारा प्रॉपर्टी है कि हायर इंडिफरेंस कर्व आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस कर्व से समझते हैं, ठीक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आपका इंडिफरेंस कर्व में जो प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगा, हायर इंडिफरेंस कर्व सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसलिए लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि आप यहाँ पे बंडल दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन है ये बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बंडल का मतलब जहाँ पे दो गुड्स का कुछ कॉम्बिनेशन है, कुछ क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने मिटा दिया। जैसे 1 2 3 4 था, उसके कंपेरिजन में क्या था, 15 10 8 6, एक इस तरह से कॉम्बिनेशन था। तो PQR हमने 5 कॉम्बिनेशन दिखाए थे, तो हर कॉम्बिनेशन में एप्पल और बनाने की कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमने दिखाई थी। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो बंडल को रिप्रेजेंट करता है। अब उस बंडल में हम बात करें कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस की हम चर्चा कर रहे हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस में ये एक कंज्यूमर को बताता है कि कंज्यूमर जनरली मोनोटोनिक प्रेफरेंस को प्रेफर करता है। इसका मतलब है कि वो बंडल को सिलेक्ट करता है जिसमें एटलीस्ट एक वस्तु की क्वांटिटी ज्यादा हो। अब जैसे हम एक बंडल ले लेते हैं, बंडल ए, इसमें यहाँ पे हम एप्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम बनाना ले लेते हैं। एप्पल की यहाँ पे 7 क्वांटिटी, बनाना की यहाँ पे 7 क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन यहाँ पे PQR ले लेते हैं, PQ। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन 7 हो सकता है, दूसरा यहाँ पे 8 हो जाएगा।
मोनोटोनिक प्रेफरेंस, हमने क्या बोला, किसी एक वस्तु की क्वांटिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए उस बंडल में, है। यहाँ पे 8 और 7, एक कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन हम और ले लेते हैं, 8 और 8। यहाँ पे भी एक कंज्यूमर इस वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा सेटिस्फेक्शन उसको क्यू वाले में मिलेगा। इसके अलावा जो आपका आर है, इसमें बनाने की क्वांटिटी सेम है, लेकिन आपके एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा है। इसके अलावा एस में दोनों की ही क्वांटिटी ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें कंपैरिजन करूं तो किसको प्रीफर किया जाएगा, क्यू को। अगर पी और आर में प्रीफर किया जाए तो आर को, और पी और एस में देखा जाए तो एस को। यानी हम किसको प्रीफर कर रहे हैं, एटलीस्ट वो बंडल जिसमें एक गुड की क्वांटिटी पहले वाले बंडल के कंपैरिजन में ज्यादा हो। तो ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे आपको जो गुड्स की क्वांटिटी है वो पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। क्या यहाँ पे ये हम पॉइंट पी ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हमने बी वाले पॉइंट से ही ड्रॉ किया है, ठीक है, ये वाला बी वाले पॉइंट से ही है। तो अब बी पॉइंट पे ये बताओ, क्या बनाना की क्वांटिटी सेम है? बनाने की क्वांटिटी तो सेम है ना, लेकिन एप्पल की क्वांटिटी क्या बढ़ी है? ये वाली पहले वाली लाइन है A1 और B1 की। अब नई वाली लाइन कौन सी है? बी, पी और ए, ये वाली, ठीक है। A1 से आप A3 पे चले गए, यानी एप्पल की क्वांटिटी पहले से ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे भी इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, बनाना की उतनी ही है लेकिन एप्पल की ज्यादा है, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब पहले के कंपैरिजन में देखो, बनाना भी ज्यादा है, एप्पल भी ज्यादा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व shows the higher level of satisfaction? क्यों? इसके पीछे मोनोटोनिक प्रेफरेंस काम करता है, यानी हम पहले से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे होते हैं। हर बंडल में हमें पहले से ज्यादा क्वांटिटी होती है, एटलीस्ट एक गुड की क्वांटिटी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। अगला है इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब इसको मिटाना पड़ेगा। चौथा प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर यानी हम एक इंडिफरेंस कर्व ये ले लेते हैं और दूसरा इंडिफरेंस कर्व हम ये ले लेते हैं, IC1 IC2। यहाँ पे हम ई पॉइंट ले लेते हैं और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात हम क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं ए, एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं बी। अब यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्या वो ई के बराबर होगा? इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है कि आप इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे रहेंगे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये जो ई पॉइंट है वो IC1 पे है, ठीक है। अच्छा, बी वाला एक्सप्लेन कर रहा था ना, ठीक है। तो अगर हम इसको IC2 पे हम कंसिडर करें तो IC2 पे ई भी है और IC2 पे बी भी है। तो क्या बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा? होगा ना, क्योंकि इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो तो सेम ही इंडिफरेंस कर्व पे है ना। भूल गए क्या तुम लोग? अभी इंडिफरेंस कर्व हमने क्या बताया था कि ये दो वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशन को बताता है जहाँ पे एक उपभोक्ता सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे होता है। तो चाहे पॉइंट ए पे हो, बी पे हो या फिर सी पे हो, तो सेटिस्फेक्शन तो सेम ही लेवल होगा ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट बी पे है और पॉइंट ई पे है तो सेटिस्फेक्शन क्या होगा? अब समझ में आया? अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट ए पे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्या पॉइंट ई पे सेटिस्फेक्शन बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये भी सेम ही इंडिफरेंस कर्व IC1 पे है और ये वाला पॉइंट IC2 पे है। यहाँ पे हमने क्या बताया था,
हायर इंडिफरेंस कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ पे इससे हायर लेवल पे है, हायर लेवल पे है ना, तो इसका जो सेटिस्फेक्शन होगा बी से तो ज्यादा होना चाहिए ना, तो ए शुड बी मोर देन बी। अब यहाँ पे ये इक्वेशन में बताओ राइट हैंड साइड इक्वल है, तो बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू ये बी। ये इक्वेशन कैसे है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर आपका बराबर है तो ये आपका बराबर हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे हमने बात किया कि जी बी है ए के बराबर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, ए आपका बी से ज्यादा होना चाहिए। तो हम अपने ही प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, या फिर हम उसको काट रहे हैं। और कायदे से तो यही होना चाहिए कि हायर इंडिफरेंस कर्व आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं, इसको मैं ले लेता हूँ डी, और इसको मैं ले लेता हूँ जी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे भी अगर एग्जांपल लिया जाए तो डी जी इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और डी इज इक्वल टू भी ई हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे जी ऊपर दिख रहा है हायर इंडिफरेंस कर्व, तो हमारा क्या होना चाहिए, जी इज मोर देन डी। यहाँ पे बताओ क्या है, जी इक्वल टू हो ही नहीं सकता है। तो इट मीन्स कि ये इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कभी काट नहीं सकते हैं। तो ये मेजर आपकी चार प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है।